कॉमेडियंस पे हमला कर रहे हैं, सुनने वालों पे हमला कर रहे हैं, उस जगह पे हमला कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर किस कदर घुसा हुआ है जमीन के अंदर तहखाने में। क्या आपको लगता है सच में कि बिना मकसद के कोई आर्ट किया जा सकता है? बस किसी को हर्ट करने का मकसद नहीं हो सकता है। कॉमेडियन का क्या मकसद होता है? जो कि मेरा, कि मैं लोगों को हंसाऊं, जो कि मैं करता हूं। मैं इन लोगों का मानना है, जो मकसद मैं कह रहा हूँ कि मकसद, अरे फलाने से इसको फंडिंग हो रही है, वहां से आ रहा है, ये देश विरोधी हरकतें और ये सोरोस और ये पता नहीं कौन कौन से दुनिया के नाम जो पता नहीं होते। ये लड़ाई थोड़ी है, ये देश अपना है, ये पार्टी भी अपनी है, वो पार्टी भी अपनी है। जो स्थितियां हम देख रहे हैं कुणाल कामरा के शो के साथ जो भी हुआ, ऑडियंस तक वो नोटिस भेजी गई, क्या आपको लगता है कि कंटेंट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस करनी पड़ती हैं? कंटेंट में रिस्ट्रिक्शन क्या करोगे? रिस्ट्रिक्शंस में कॉमेडी थोड़ी होती है, लेकिन वो कोशिश जो वो कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि आपके माइंडसेट में तब्दीली आए। आप इतना शार्प, इतना हार्श, इतना खुला हुआ हमारे बारे में न बोले। डरो, ये स्टूडियो तोड़ दिया तुम्हारा, तुमको ढूंढ रहे हैं, मार रहे हैं, 150 लोग घर में घुसे हुए हैं, डरो। और क्या, एक घर में 4 लोग हैं, हर एक बंदा घर में, भाई अपना अलग मोबाइल लेके बैठी हुई है, बाबूजी अलग अपना मोबाइल न्यूज चैनल देख रहे हैं, बेटा अपना अलग देख रहा है, बहन अलग देख रही है, तो सब अपने अपने कंटेंट देख रहे हैं। तो आप सोशल बात क्यों कर रहे हो? जब आप घर में एक परिवार में 4 लोग आज साथ में बैठ के खाना नहीं खा रहे हैं और बोलते हो कि नहीं परिवार के साथ देखने लायक कॉमेडी नहीं है, परिवार के साथ आप खाना खा नहीं रहे, कॉमेडी देखने बैठेंगे आप। एक देश था जर्मनी, एक दौर था हिटलर का। उस दौर के बारे में ये कहा जाता है कि हालात इस तरह के हो गए थे कि जब कॉमेडियन कोई कॉमेडी करता था, कोई चुटकुला सुनाता था, और अगर वो चुटकुला हिटलर के समर्थक को रास ना आए तो उस कॉमेडियन को मौत के घाट तक उतार दिया जाता था। ये दौर इस विश्व के, इस मानव सभ्यता के सबसे दुर्दांत अपराधी का दौर था। लेकिन हम हिंदुस्तान में बैठे हैं, लोकतंत्रात्मक भारत में बैठे हैं, जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन कुछ खबरें हैं हमारे सामने आई कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन एक शो करता है, उस शो के बाद स्टैंड अप कॉमेडियन तो छोड़िए, जो शो को अटेंड करने वाले अटेंडीज थे, जिन लोगों ने उस शो को सुना, उनको भी नोटिस भेज दिया गया। जिस वेन्यू पे वो शो हुआ, उस वेन्यू को तहस नहस कर दिया गया, तोड़ फोड़ दिया गया। तो क्या हम हिटलर के दौर में वापस जाना चाहते हैं? क्या जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, जो बड़े संघर्षों के बाद हमको मिली, जो आजादी हमको मिली, क्या वो छिन रही है? क्या हम एक दौड़ में तो हैं, लेकिन वो दौड़ पीछे की तरफ हो रही है, उसकी दिशा गलत है? इन तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए, और कॉमेडी दरअसल है क्या, व्यंग्य दरअसल है क्या, हमारे साथ हैं मशहूर कॉमेडियन, बल्कि एक ऐसे कॉमेडियन जो आज से नहीं बल्कि कई दशकों से कॉमेडी कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं। राजीव निगम जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। तो जो भूमिका में मैंने सवाल उठाया है, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं कि हमारी दौड़ पिछले जमाने की तरफ हो रही है, हम रिग्रेसिव होते जा रहे हैं? भाई इत्तेफाक तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने बड़ी रिसर्च के साथ ये बातें कही हैं, अपने मन से यूं ही तो नहीं बोल दी है, आपने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया है। इसका मतलब देश में ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, कहीं ना कहीं ये सब हो रहा है, और हो रहा है, आप बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, दुनिया को दिख रहा है कि किस तरीके से तोड़ फोड़ और नोटिस और परेशानी। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हम आगे तो नहीं जा रहे हैं ना, और जब चीज़ें आगे नहीं जाती तो कहाँ जाती है? तुलनात्मक रूप से अगर हम बात करें, क्योंकि लंबा अनुभव है आपका, इससे पहले के सरकारों के समय में भी आपने कॉमेडी की है, तो वो तुलना करते हुए कितना पीछे जा चुके हैं और कितना पीछे और जाने की गुंजाइश आपको दिखती है? मतलब अब तो मामला ये है, मतलब मैं छोटा सा किस्सा भी बताऊंगा आपको। किस्सा क्या, जोक है कि सास बहू यूँ, तो वो सास जो है बेड में बैठी हुई थी, तो बहू आकर के चेयर पे बैठ गई। बोली नहीं इधर बैठो आकर के। बोलती नहीं आप सासू माँ, तो मैं तो इधर नीचे बैठूंगी। बोली अगर मैं कुर्सी पे बैठ गई तो? बोली तो फिर मैं स्टूल में बैठ जाऊंगी। बोली अगर मैं स्टूल में बैठ गई तो? बोली मैं चटाई में बैठ जाऊंगी। बोली मैं चटाई में भी बैठ गई तो? बोले मैं चटाई के नीचे बैठ जाऊंगी। बोले मैं जमीन में बैठ गई तो? बोले मैं गड्ढा खोद के बैठ जाऊंगी। बोले अगर मैं गड्ढा खोद के बैठ गई तो? बोले मैं ऊपर से मिट्टी डाल दूंगी। तो ये प्रोसेस चल रहा है, खोद खोद नीचे नीचे नीचे, और कितना नीचे होंगे।
अब इंतजार इसी बात का है कि तुम और नीचे जाओ, गड्ढा खोद के तुम बैठो, तो फिर लोग मिट्टी डालेंगे। मतलब आप जो कॉमेडियंस हैं वो उस गड्ढे खोद के अगर कोई बैठ रहा है तो उसमें मिट्टी डालने का काम करेंगे। नहीं, कॉमेडियन की बात नहीं है, मतलब मैंने बोला ना कि सास ने बोला फाइनली कि अगर मैं गड्ढा खोद के बैठ गई तब तुम क्या करोगे, तो बहू बोलती है तुम गड्ढा खोद के बैठोगे तो मैं ऊपर से मिट्टी डाल दूंगा। ठीक, तो आपको जो आपने कांग्रेस के कार्यकाल में या यूपीए के कार्यकाल में जब भी शोज किए और अब आप जो शोज करते हैं और जो आपने कहा जो स्थितियां हम देख रहे हैं, कुणाल कामरा के शो के साथ जो भी हुआ, ऑडियंस तक को नोटिस भेजी गई, क्या आपको लगता है कि कंटेंट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस करनी पड़ती हैं? नहीं, कंटेंट में रिस्ट्रिक्शन क्या करोगे, रिस्ट्रिक्शंस में कॉमेडी थोड़ी होती है ना। कॉमेडी मतलब होती है जब हमें खुल करके काम करना होता है, खुल करके बोलना होता है, हमारे जो ऑब्जर्वेशन होते हैं, हमारे जो थॉट्स होते हैं, हम उन थॉट्स को कैसे रोक सकते हैं। मत कैद करो ख्यालों के इन परिंदों को, तोड़ देगा या कि फिर पिंजरा लिए ही उड़ जाएगा। तो जब एक थॉट आता है और उसको आप डिलीवर करते हैं तो लोगों को हंसाने के लिए करते हैं, हमारा और कोई मकसद नहीं होता। और आई थिंक कि किसी भी कॉमेडियन का कोई मकसद नहीं होता है, किसी की कॉमेडियन का अगर कोई मकसद होगा तो वो हंसा नहीं पाएगा। यहाँ लोग अगर हंसा रहे हैं तो वो बात सिर्फ हंसने हंसाने के लिए ही है, लेकिन इतने कमज़ोर लोग बैठे हुए हैं, इतने नासमझ लोग बैठे हुए हैं, इतने मतलब ह्यूमर के नाम पे मतलब उनकी सोच समझ इतनी क्षुद्र है कि वो कॉमेडियंस पे हमला कर रहे हैं। सोचिए आप, सोच उनकी, सुनने वालों पे भी हमला कर रहे हैं, कॉमेडियंस पे हमला कर रहे हैं, सुनने वालों पे हमला कर रहे हैं, उस जगह पे हमला कर रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर किस कदर घुसा हुआ है जमीन के अंदर, तहखाने में जमींदोज हुआ पड़ा है। बस आपने कहा सर कि कॉमेडियंस का कोई मकसद नहीं होता है, मकसद अगर हो तो वो हंसा नहीं पाएंगे। क्या आपको लगता है सच में कि बिना मकसद के कोई आर्ट किया जा सकता है? नहीं, मकसद इन द सेंस किसी को हर्ट करने का मकसद नहीं हो सकता है। क्या मकसद किसी होता है को फिर? तकलीफ पहुंचाने का मकसद नहीं हो सकता। कॉमेडियन का क्या मकसद होता है? कॉमेडियन का मकसद ये होता है, पहला मकसद जो कि मेरा, कि मैं लोगों को हंसाऊं, जो कि मैं करता हूं मैं। दूसरा मकसद होता है कि हम आसपास के मुद्दों और समाज की जुड़ी हुई चीज़ों को, बातों को हम लोगों के सामने रखें, वो करता हूं। तीसरा काम होता है इसी में हम किसी को सोचने समझने पे मजबूर करें, ये होता है। चौथा ये होता है कि जो लोग कुछ कहीं पर गड़बड़ कर रहे हैं, हम इस पंच से इससे उन तक बात पहुंचा दें, लोगों के सामने एक बड़े पैमाने पे हम उस बात को रखें। यही सब 2-3 चीज़ें होती। लेकिन जो इन लोगों का मानना है, जो मकसद मैं कह रहा हूँ कि मकसद, अरे फलाने से इसको फंडिंग हो रही है, वहाँ से आ रहा है, ये देश विरोधी हरकतें, और ये सोरोस और ये पता नहीं कौन कौन से दुनिया के नाम जो पता नहीं होते, वहाँ से जोड़ करके, जोड़ जाड़ करके ये है, बताइए, है ना। तो एक निजी कर्तव्य जैसा कुछ फील होता है कि भाई जो चीजें हमको जैसी दिख रही हैं उस पर हम चोट भी कर सकें, लोगों को गुदगुदा भी सकें, हंसा भी सकें। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जोनरा भी होते हैं ना कॉमेडी में, अलग अलग जोनरा है। जैसे कोई क्रिकेटर है, चेतेश्वर पुजारा, वो टेस्ट मैच ही खेलते थे, उनको 2020 में कोई नहीं लेता था। कुछ वनडे प्लेयर थे जिनको 20 राहुल द्रविड़ साहब, वो टेस्ट 20 नहीं लेते थे, टेस्ट क्रिकेट। और ये तो कुछ लोग थे जो वनडे खेलते थे, कुछ हैं कि 120 T20 खेलते हैं, है ना। तो सारे खिलाड़ी अलग अलग है। ऐसे यहाँ पर कॉमेडी में भी सारे खिलाड़ी अलग अलग है। ये कुछ लोग हैं जो पॉलिटिकल सटायर, मुद्दों पे, इश्यूज पे बात करते हैं, बहुत कम लोग हैं, कुछ लोग हैं, और उन्हीं को निशाना बनाया जाए, वही लोग टारगेट भी किए जाते हैं, वही लोग टारगेट में। बाकी लोगों का कुछ नहीं है, क्योंकि उससे उनको कोई हार्म नहीं है। इनसे इनको लगता है यार ये तो मेरी पोल खोल रहा है। बीच बीच में कोई भी मीम्स आता है ना, उसमें एक परेश रावल के एक आता है, अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है, वो है ना। तो ये इनकी असली फीलिंग है कि धोती खुलती हुई दिख जाती है। जब कुणाल कामरा बोल रहा है या कोई बोल रहा है या राजीव निगम बोल रहा है, ओह माय गॉड ये तो हमने लोगों से छिपा कर रखा था, ये मुद्दा, ये तो उसी पे उंगली कर रहा है, ये चलो आवाज लगाओ, मारो मारो, तोड़ो तोड़ो, भगाओ, ये वो। उन तक मत पहुंचो, वो जो कर रहे हैं उनको करने दो। आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है, चुपचाप देखो। मुझे और आपको भी लोग बोलते हैं अरे यार क्यों पंगा ले रहे हो यार, मत करो, मैं तो अपना काम यार, चीजें जो जैसी सरकार बस उसी का। बट नहीं होता है कुछ लोगों से, कुछ लोगों को लगता है कि हम बोल रहे हैं, हम कहें, और जो मन में आ रहा है वो कहा जाए। हाँ, और एक कॉमेडियन उसको ह्यूमर के साथ रखता है, लोग हंसते भी हैं, वो बात भी लोगों के सामने आती है। सर आपने जो मकसद बताए कॉमेडियंस के,
4 मकसद होते हैं। उनमें अगर हंसने हंसाने की बात को छोड़ दिया जाए कि लोगों को हंसाया जाए, तो वो सारे मकसद एक सहाफ़ी का भी होता है, एक पत्रकार का भी होता है। तो क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल सटायरिस्ट जिस तरीके से टारगेट पे आए हैं और बोलने के कारण आए हैं क्योंकि उनको लगता है कि बोलना पड़ रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया का जो अवमूल्यन हुआ है वो भी जिम्मेदार है क्या इस स्थिति में? देखो, जिम्मेदार उन्होंने जो भी माहौल बनाया है, उस माहौल में जो जो लोग जुड़े हुए हैं, सब जिम्मेदार हैं, सब जिम्मेदार हैं। जैसे कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं? जैसे मतलब आप किसी बाबा को कुछ बोलो तो भी उन्हीं को बुरा लगेगा। ठीक बात। आप किसी उस तरीके के जो बड़े वाले चैनल हैं, बाजारू चैनल जो है, उनके किसी एंकर के बारे में बोलो तो भी उन्हीं को जाएगा जी। आप किसी व्यापारी के बारे में बोलो तो भी उनको जाएगा। कुछ कुछ फिल्म डायरेक्टर्स हैं उनके बारे में बोलिए तो भी उनके कुछ कुछ फिल्में हैं जो वो बनाते हैं, उनके बारे में आप कोई टीका टिप्पणी तो भी उनके ऊपर जाए। तो जो कुछ भी हो रहा है आप कुछ भी बोलोगे, आप डायरेक्ट उनको कुछ नहीं बोल रहे हो, आप जो आपके सामने दिख रहा है तो वो सब कुछ ये है कि उसके सबके ठेकेदार हम हैं, ये मत बोलो, ये मत बोलो, ये कुछ मत बोलो। ये एक इकोसिस्टम सा बन रखा है और उस है। इकोसिस्टम पे किसी भी तरीके की आलोचना होगी तो लगता है। सर आप मुझे ये बताएं कि भाषा की कितनी ज़रूरत होती है, भाषा का क्या महत्व होता है व्यंग्य में, हास्य में, पॉलिटिकल भाषा का महत्व देखिए हमेशा से रहा है, और अच्छी भाषा होती है तो हम अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके और बगैर ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल किए हुए, बगैर उस व्यंग्य को खोले हुए, है ना, लेयर्ड वे में हम कह करके और उस शब्दों के, अच्छे शब्दों के माध्यम से बात आपकी लोगों तक पहुंच जाती है। कविताई का शास्त्र भी यही कहता है कि आपको लगता है कि आपकी इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो भाषा के स्तर को बना पा रहे हैं या कमी उधर भी है? कमी तो देखो हर जगह होती जा रही है समाज में, है ना। जब एक जगह से माहौल बिगड़ता है चीज़ें, तो बहुत लोगों को भाषा की पड़ी नहीं हुई है। भाषा क्या पड़ी, हमने ये बोल दिया, सुना, ये वो है, उनका माहौल बने, तो भाषा से क्या लेना देना उनको? जिनको किसी चीज़ से लेना देना नहीं, उनको भाषा से क्या लेना देना हो? भाषा से जिनको लेना देना है उन्हीं का लेना देना है, वो उसकी मर्यादा रखते हैं। मैं उन पॉलिटिकल सटायरिस्ट की बात कर रहा हूँ जो सिस्टम से सवाल भी पूछते हैं। हाँ। लेकिन आप उनके एक्ट्स में देखेंगे तो गालियों की भी भरमार होती है, कई बार वैसे शब्द होते हैं जो शब्द नहीं बोले जाने चाहिए पब्लिकली एटलीस्ट। उस पर आपका क्या टेक है, क्या कहना है? अच्छा, जो कॉमेडियंस की बात कर रहे हैं, जो लोग एब्यूजिव वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जी, देखिए क्या है कि आप कॉमेडियंस की बात तो कर रहे हैं, ये आपको कैसे मालूम पड़ा कि ये लोग गाली की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? कैसे आपको मालूम पड़ा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक तो सामाजिक समझ होती है कि कौन से शब्द पार्लियामेंट्री हैं, नहीं, कौन से शब्द बोले जाने चाहिए, बात नहीं कर रहा हूँ। आपको मालूम कैसे हुआ कि फला कॉमेडियन गाली देता है? वो जो बोल रहा है उसे सुन रहे हैं और हमारी एक समझ डेवलप हुई है। आप सुन रहे हैं, जब आप सुनेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा ना। आप मत सुनिए। लेकिन सर आम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है ना, कॉमेडियंस की जिम्मेदारी है आम लोगों को सजग करना। जो आप पॉलिटिकल सटायरिस्ट नहीं, ये पॉलिटिकल सटायरिस्ट की बात अलग हो गई। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो ऐसा इस्तेमाल भी नहीं करते। मैं दूसरे कॉमेडियंस की बात कर रहा हूँ जो गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं ना। तो उनका जब आप देखते हैं तो मालूम पड़ता है, आप मत देखो। इतनी सारी चीजें हैं दुनिया में, आपके पास पूरी तरीके से ऑप्शंस हैं। आपको सुबह उठ करके भजन देखना है, आप भजन लगाओ। किसी को सुबह अर्ली मॉर्निंग का मैच देखना होता है, वो मैच लगाता है। कहीं फुटबॉल का मैच देख रहा है, वो लगाता है। किसी को न्यूज़ चैनल देखना होता है, वो न्यूज़ चैनल देखता है। किसी को सुबह सुबह कुकिंग, अपना घर का कुछ कुकिंग चैनल देखता है। अब कुकिंग चैनल वाला अगर वो फुटबॉल का मैच देखने लगेगा तो बोर हो जाएगा। क्या फुटबॉल मैच है, वो फुटबॉल वाला कुकिंग लगा दो, क्या खाना पकाना। तो ये एक दूसरे का, जिसको जो देखना है, यहाँ दर्शक बटे हुए हैं, हर तरीके के चैनल बने हुए हैं। आप गलत जगह जाकर के देखेंगे तो आपको बुरा लगेगा। ये टीवी का दौर नहीं है, ये सबके लिए नहीं है। एक घर में 4 लोग हैं, हर एक बंदा घर में, भाई अपना अलग मोबाइल लेके बैठी हुई है, बाबूजी अलग अपना मोबाइल न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, बेटा अपना अलग देख रहा है, बहन अलग देख रही है। तो सब अपने अपने कंटेंट देख रहे हैं। तो आप सोशल बात क्यों कर रहे हो? जब आप घर में एक परिवार में 4 लोग साथ में बैठ के खाना नहीं खा रहे हैं और बोलते हो कि नहीं परिवार के साथ देखने लायक कॉमेडी नहीं है। परिवार के साथ आप खाना खा नहीं रहे, कॉमेडी देखने बैठेंगे आप। तो ये सब झूठी फर्जी बातें हैं। हर एक आदमी बड़ा सामाजिक जिम्मेदार बन जाता है जब कहीं से अगर ऐसा माल मटेरियल मिलता है। तो ऐसा नहीं है। हमारी भी जिम्मेदारी होती है
कि हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है। और नो डाउट टीवी पे हमको बताइए, मैंने एक अभी शो पिछले दिनों किया था टीवी पे 2 साल पहले, इंडिया लाफ्टर चैंपियन। जी उस शो का मैं क्रिएटिव सुपरविजन पूरा मैं देख रहा था। तो उसमें यूट्यूब के यही बहुत सारे कॉमेडियंस को मैं लेकर के आया था। जी किसी ने कुछ भी नहीं बोला वहाँ पे, सबने बिना गाली गलौज के अच्छे तरीके से हंसाया। प्लेटफॉर्म के ऊपर भी डिपेंड होता है कि आप कहाँ कर रहे हैं। तो मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्योंकि कोई एडिटोरियल चेक नहीं है, हाँ। इस कारण से आपको लगता है अब्यूजिव वर्ड्स की बाढ़ आ गई है, या तमाम कॉमेडियंस को लगता है कि ये करना ही पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल। ये अगर आप इसको बड़े कैनवास पे देखें, सोशल मीडिया पहले क्या होता था, टीवी चैनल हमारे यहाँ आता है जी, जब मैं कहीं बाहर देश में जाता था, ये वाला टीवी चैनल हमको वहाँ पे देखने को नहीं मिलता था। तो दुनिया में अमेरिका वाले क्या वीडियो बना रहे हैं, जापान वाले क्या बना रहे हैं, यूके में क्या चल रहा है, वहाँ पे क्या चल रहा है। तो आज दुनिया से कंपटीशन है। जब दुनिया से कंपटीशन में देखोगे तो गाली गलौज ये वो सारी चीज़ें आपको कुछ नहीं नजर आएगा, उसमें सिर्फ ह्यूमर नजर आएगा। जी, गाली गलौज पकड़ने तो हम लोग गाली गलौज वाले आदमी हैं, इसलिए गाली गलौज पकड़ लेते हैं, क्योंकि दिमाग में उस तरीके से आरोपित है चीजें, आरोपित है। तो आप हम ह्यूमर की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, हम गाली पे ध्यान दे रहे हैं। गाली दे रहा है, गाली, अरे वो सिर्फ गाली देने थोड़ी आया है यहाँ पर। कोई आ गया, यहाँ चलो भाई खोलो, हाँ इसकी गाली थोड़ी दे रहा कोई, वो ह्यूमर कर रहा है। उसमें बातचीत में कोई एक चीज निकल आई, ये निकल आई, ये निकल आई, वो एक लिंगो है। और फिर जिसको देखना है उनका एक उनकी एक ऑडियंस है, कॉलेज की यूथ ऑडियंस, जो कॉलेज की कैंटीन में 4 लड़के लड़कियां, जनजी आप कह सकते हैं। तो क्या आप नहीं चाहते जनजी आपको देखें? देखने वाले देखते भी हैं। क्या उस तरह की ऑडियंस जिनको आप कह रहे हैं कि वो उस तरह के शो को देखना चाहते हैं, राजीव निगम नहीं चाहते कि वो लोग भी राजीव निगम को देखें? और क्या राजीव निगम उस स्टाइल ऑफ एक्ट को देखते हुए अपनी भाषा को बदलेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो अपने वर्ड के तो देखते ही हैं। आदमी दाल चावल खाता है ना जी, किसी दिन पुलाव भी खाता है ना, किसी दिन छोले भटूरे भी खाता है, किसी दिन ये भी खाता है। अब आदमी जो दाल चावल खा रहा है, क्या छोले भटूरे नहीं खाएगा? तो वो लोग जो यूथ है, जो जनजी है जी, वो उसको देख रहा है। किसी दिन वो मुझे भी लगा के देखता है, यार ये भी अच्छी बात कर रहा है। वो चूंकि हमारे तरीके का, इसलिए उसमें अलग मजा आ रहा था, इनके वाले में अलग मजा है, तो मुझे भी देखता है। तो उसके अलग अलग टेस्ट है। सिर्फ वो ऐसा थोड़ी कि सिर्फ वो वही देख रहा है, वो क्रिकेट भी तो देखता है ना, अलग अलग चीजें, गाने भी तो सुनता है ना। मतलब आप ये कहते हैं कि वो सिर्फ वही गाली गलौज वही सुनना है, उसी में घुसा हुआ है, ऐसा थोड़ी है। आप अच्छी बात करेंगे तो आपकी बात भी सुनेगा वो, और सुनते ही हैं। प्लस वो उनके एक भाई क्या होता है, घर में मम्मी कुछ बोलती है तो सुनना पड़ता है, बहन बोलती है कुछ सुनना पड़ता है, भाई से हम लड़ बैठते हैं जी, पड़ोसी के लड़के होते हैं, दोस्त आते हैं तो उनको हम गाली वाली भी दे देते हैं। तो जैसा जहाँ एटमॉस्फेयर होता है, कॉलेज कैंटीन वैंटीन के पीछे कहीं बैठे हुए, तो वहाँ पर 4 लोग कुछ भी अलग तरीके की बात भी कर लेते हैं। तो उसके प्लेटफॉर्म्स हैं, जगह हैं, तो उनकी ऑडियंस है, यूथ है, कॉलेज गोइंग लोग हैं, कैंटीन वाले बच्चे हैं जो इस तरीके की लिंगो इस्तेमाल करते हैं, तो वो उनके लिए है। अब एक दूसरे तरह की बात अपन कर लेते हैं सर। हाँ। जो आप शोज़ करते हैं और आपने कहा कि लोग ह्यूमर को समझ नहीं पाते, ये भी तयशुदा सा दिखता है कि जितने भी पॉलिटिकल सटायरिस्ट हैं एक तरह की आइडियोलॉजी के खिलाफ दिख रहे हैं आजकल। आपके शोज़ को भी अगर हम देखें, आपके ट्विटर टाइमलाइन पे भी देखें, तो लगता है कि विपक्ष जो राजनीतिक दल हैं उनका जो काम होगा, उनकी जो भी कमेंट्री होगी, वो राजीव निगम भी करते दिख रहे हैं, वो कुणाल कामरा भी करते दिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है क्या कि आप लोग भी एक पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं? देखिए क्या है कि असल में आपको भी करप्ट कर दिया गया है। ये आपका अपना सवाल नहीं है, आपको जो करप्ट किया गया है उस करप्ट दिमाग से निकला हुआ ये सवाल है। आपका अपना सवाल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये जो काम आज मुझसे पूछा जा रहा है, आज से 10 साल पहले क्यों नहीं पूछा गया ये सवाल? 15 साल पहले क्यों नहीं पूछा गया? मैं तो 30 साल से कर रहा हूँ, 32 साल से कर रहा हूँ मैं। ये सवाल आपके जहन में डाल दिया गया है कि इनको ही क्यों, इनको ही क्यों, अरे तो यही क्यों? 5 साल में अपना काम करके निकल जाते, दूसरा आता हम उसके ऊपर करते। 10 साल हो गए तो निकल जाते हम इसके ऊपर करते। आप ही क्यों? अब आप हो तो आप ही को सुनना पड़ेगा, तो जो है सामने उसी को सुनना पड़ेगा। और किसको सुनाओगे आप? आप किसको सुनाएंगे?
जो तो लड़ाई किसी पार्टी से नहीं। लड़ाई क्यों है? ये लड़ाई थोड़ी है, ये लड़ाई थोड़ी है। ये देश अपना है, ये पार्टी भी अपनी है, वो पार्टी भी अपनी है, ये अंकल जी इस पार्टी में, ये पड़ोसी इस पार्टी में, वो उस पार्टी में, सब इसी देश के नागरिक है ना। कितनी सारी पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, सबको वोट मिलते हैं, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को बहुत ज्यादा जी मिलते तो सबको हैं। तो सारे लोग तो अपने ही हैं यार, लड़ाई किस बात की? लेकिन ये जो माहौल बना दिया गया कि ये ऐसा ऐसा बोल रहा है, ये लड़ाई, इनके साथ लड़ाई है, ये माहौल किसने बनाया? लड़ाई थोड़ी हो रही है, कुछ लोगों ने बना दिया है इसको, ये लड़ाई है, ये इनके साथ है, वो उनके साथ है, इधर मिला हुआ है, उधर से घुसा हुआ है, यहाँ से घुस जाएगा, वहाँ से निकल आएगा, यहाँ से निकाल लेगा, वहाँ तोड़ फोड़ देगा, वहाँ घुस जाएगा। ये पता नहीं क्या क्या लोगों ने बनाया, पोलराइज कर रखा है हर चीज को, हर किसी को। ये पहले नहीं था तो अभी है, तो ये कहाँ से आया, किसने किया? तो जो लोग हैं वही जिम्मेदार है ना, और उनके ऊपर तो बोला ही जाएगा। जो सत्तासीन है उनके खिलाफ, उनसे ही सवाल पूछे जाएंगे, उनके ऊपर ही बोला जाएगा। हाँ। ठीक है। एक सवाल और सर, के प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर जब भी किसी भी तरीके का व्यंग्य होता है तो उनकी जो पिछली जिंदगी है, जिसके बारे में सबको नहीं पता, जो वो कहते हैं वही पता है, चाहे मगरमच्छ उठा के लाने वाली बात हो, चाहे कुछ भी हो, चाय बनाने वाली बात हो। कई बार आपको लगता है कि व्यंग्यकार चाय बनाने की उनकी जो कहानी है उसको बोलते हुए चाय वाले के प्रति एम्पैथेटिक नहीं रहते हैं, बल्कि उनके रिमार्क्स में चाय वाला जो पूरा एक समुदाय है उसके खिलाफ भी बयान आ जाता है, क्लासिस्ट रिमार्क आ जाता है। क्या आपको लगता है ऐसा होता है कई बार? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लोगों को मालूम होता है कि ये क्या कह रहा है और किसको कह रहा है, तो बाकी लोगों को कोई मतलब भी नहीं होता है। हम बहुत सारी बात करते हैं, कई बार हम पर्टिकुलर किसी को जिससे हमारा कुछ लेना देना है ना, ठीक उसी तरीके के दूसरे 10 लोग और भी होते हैं, तो हम जिसको कह रहे हैं तो हमारा कोई ये नहीं कि पूरी कम्युनिटी को, ये उन लोगों का काम है। आपने कुछ कहा, अरे हमारे समुदाय को, अब मैं यहाँ से आता हूँ, मैं पिछड़ा और मैं अति पिछड़ा और मेरी वजह से, तो ये लोग खेल खेलते हैं, जबकि पता है कि सिर्फ उसको, और बाकी लोगों से क्या लेना देना, सबकी रेस्पेक्ट है। जैसे कई बार चुटकुला ऐसा भी आता है सर कि भाई चाय वाले पति पत्नी के बारे में कितने जोक्स चुटकुले होते हैं, तो सारी पत्नियां वैसी थोड़ी होती हैं। सारी पत्नियां बुरे मान जाओ, जबकि कार्यक्रम में पत्नी ही बैठ के हंस रही हैं, वही लोग हंस रही हैं ना जी। क्या वो मानती हैं कि वो वैसी हैं, या मेरे ऊपर इतना बड़ा प्रहार किया जा रहा है? नहीं, उनको मालूम है हंसने हंसाने की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, और किसको निरूपित किया जा रहा है, किसके लिए, बस वो है। तो बाकी के चाय वाले या रिक्शे वाले या जो, उनके थोड़ी, सबका अपना अपना सम्मान है और स्वाभिमान है उनका, और उनके सम्मान की हम लोग अवहेलना नहीं कर सकते हैं। बस जो उपमा दिया जा रहा है लोग उसी तरीके से अगर समझे तो ठीक है, लेकिन एक पॉलिटिकल एजुकेशन आपको लगता है इस तरीके का इम्पार्ट कर दिया गया है कि किसी चीज को ऐसा एग्जैजरेट कर दो कि करने वाला व्यक्ति आरोपी सा दिखे, अपराधी सा दिखे। बस वो चूंकि उनको बदमाशी करनी, शैतानी करनी है उनको, है ना, इस वजह से वो कुछ भी, आपने ये बोला तो इसका मतलब ये, आपने मतलब वो ढूंढ के निकाल लेंगे। आपने काली शर्ट पहनी, इसका मतलब अच्छा ये कुछ विरोध करने आया है ना, आपने ये किया है, ये कप रखा है, कप में ये, अच्छा इसका मतलब ये वाइट है, ये वो, मतलब समथिंग इज रॉन्ग, है ना। तो खुड़पेची दिमाग है। आप जो भी करेंगे उसका विरोध किसी भी तरीके से निकालने की कोशिश होगी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेता हूं सर, कुणाल कामरा वाला जो पूरा एपिसोड था, एक शो करते हैं वो, व्यंग्य करते हैं, व्यंग्य के बाद समर्थक नाराज होते हैं, समर्थक वेन्यू को तोड़फोड़ कर देते हैं, प्रशासन जो है वो ऑडियंस तक को समन पहुंचा रहा है। काफ़ी लोगों ने इस बारे में बातचीत की है, हिटलर के दौर का किस्सा मैंने बताया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद आपको क्या लगता है कि आपकी जो पूरी कार्यप्रणाली है, जो आपका पूरा प्रोसेस है, उसमें किसी तरह की तब्दीली आएगी क्या? आपके माइंडसेट में किसी तरह की तब्दीली आएगी क्या? आपके कंटेंट में किसी तरह की तब्दीली आएगी क्या? आ भी सकती है, नहीं आनी चाहिए, लेकिन वो कोशिश जो वो कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि आपके माइंडसेट में तब्दीली आए। आप इतना शार्प, इतना हार्श, इतना खुला हुआ हमारे बारे में न बोले। डरो, स्टूडियो तोड़ दिया तुम्हारा, तुमको ढूंढ रहे हैं, मोड़ रहे हैं, 150 लोग घर में घुसे हुए, डरो। ये और क्या है? ये जो आपने हिटलर की और ये सारी बातें की, जो चीज़ें बताई आपने, तो वो वही है, वही माहौल बना दिया गया है। ये कहाँ होता है? पूरी तरीके से सरकार गलत कर रही है,
पूरी तरीके में तो बोल रहा हूँ, खुला बोल रहा हूँ। पहली बात तो ये सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है लोगों को सुरक्षा देना, एक एक नागरिक की रक्षा करना, एक एक इंस्टीट्यूट की रक्षा करना। अगर वो प्लेटफॉर्म जहां पर परफॉर्म किया गया वो तोड़ा गया, सरकार जिम्मेदार है। सरकार ने तोड़वाया, मैं तो कहता हूं मैं। अगर इसकी जान माल के खुलेआम लोग बोल रहे हैं कि तू मिल, तेरे को बताता हूं, आ जा, इधर आ जा, उधर आ जा, उसको जान से मारने की, उसकी जान माल को धमकी दे रहे हैं सरकार के होते हुए, और सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है, इसके बाद स्टूडियो तोड़ दिया, ये कर दिया, उसको ढूंढा जा रहा है, उसके घर में माँ बाप जिस घर में वो 10 साल से रह नहीं रहा है, वह एक आतंकवादी है। ये आतंकवादी जैसा आपने उसको बना दिया माहौल, और उसके खिलाफ एक मॉब को भी तो सेंसिटाइज कर दिया ना आपने। तो ये सरकार क्या कर रही है? ये सरकार है ये। अगर इसको आप एक कॉमेडियन को आप एकदम ऐसे डे बाय डे तोड़ फोड़ ये वो करके उसको टेररिस्ट की लेवल पे लेकर के आ रहे हैं। अरे आप हो वो। कंगना रनावत का घर वर टूटा, जो भी बातचीत हुई, तो कंगना ने कहा मेरे को डर लगता है। क्या हुआ? सुरक्षा मिली 22+, उनको सिक्योरिटी मिली। वो भी एक नागरिक थी, कुणाल कामरा भी एक नागरिक है जी। खुलेआम धमकी दी जा रही है उसको, फोन की क्लिपिंग वायरल हो रही है, बहुत सारे लोग, ये वो सब सरकार देख रही है। तो ये सरकार का दोहरा रवैया है कि नहीं है? एक को आपने Y+ सिक्योरिटी दे दी और दूसरे को जान से मारने की धमकी दे रहे, आप क्यों नहीं कर रहे? उल्टा आप उसको ढूंढ करके इधर आओ, लाओ पब्लिक, मतलब पब्लिक में छोड़ दो तो पब्लिक उसको नोच खाए। क्या कर रहे हैं आप? आप अपने आप को सरकार कहते हैं, आप अपने आप को सनातन कहते हैं, आप अपने आप को ईमानदार कहते हैं, आप न्यायप्रिय कहते हैं। आप एक तरफ वहां नागपुर में जब लफड़ा ये होता है तो घर से ढूंढ के निकाल लाएंगे, मुख्यमंत्री बोलते हैं कब्र से खोद के निकाल लाएंगे, इनको हम सजा देंगे, कब्र से खोद के निकाल लाएंगे। यहाँ भी जिन्होंने स्टूडियो तोड़ा सबके चेहरे वेरे हैं, आपने इनसे किससे बोले पाई वसूलेंगे वहां पर, यहां पर वसूलो आप, तब समझ में आए कि आप वाकई में न्यायप्रिय हो। ये सरकार ने करवाया। एक तरफ सरकार वो कह रहे हैं कि हम तुमसे पाई वसूल लेंगे, कब्र से खोद लाएंगे, दूसरी तरफ सरकार वही काम करवा रही है सामने खड़े होकर के। तो सरकार के लिए परेशानी लॉ एंड ऑर्डर का बिगड़ना नहीं है, सरकार के लिए परेशानी वो चुटकुले हैं जो सुनाए गए। सोचो, तो एक तरफ सरकार कहती कि हम न्याय करेंगे, जिन लोगों ने ये किया हम भरपाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दूसरी तरफ वही काम सरकार कर रही है। अगर कोई कोर्ट कचहरी चीजें ये है तो इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, कुणाल कामरा को Y+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। आप उसको एक को आते, तो ये जनता के साथ, अपनी प्रजा के साथ में इस तरीके से दोहरा चरित्र दिखाना, ये सरकारों का काम नहीं है। आपने इस सवाल के जवाब में पहली लाइन में कहा कि शायद बदल भी सकती है, वो यही चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कुछ भी हो जाए, राजीव निगम का लहजा शायद कभी ना बदले, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद नॉन बायोलॉजिकल कॉमेडी शो राजीव निगम ने दिल्ली में ही किया। हम लोग भी उस कार्यक्रम में शरीक हुए, क्योंकि हास्य, व्यंग्य, पढ़ाई लिखाई, समझदारी की बातें होती रहनी चाहिए, और इस तरीके से होती रहे कि लोग हंसे भी, हर चीज को दिल पर लेकर बुरा ना मान जाएं, पॉलिटिकली पोलराइज ना हो जाएं, क्योंकि पॉलिटिकली पोलराइज अगर आप व्यंग्य पे होंगे, हास्य पे होंगे, तो समाज बचेगा नहीं। और हमें हिटलर के दौर में वापस नहीं जाना है, हमें गांधी और नेहरू की जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ाते रहना है। फ्रीडम जिसको काफ़ी संघर्षों के बाद हमने हासिल किया, उसको सहेज के रखना है, उसे मेंटेन करना है। मुझे लगता है आप इस बात से सहमत होंगे राजीव जी। बिल्कुल, मैं उसी दिशा में प्रयास कर रहा हूँ। मैं कभी किसी को हर्ट करने का काम नहीं करता हूँ। मैंने कभी किसी के ऊपर पर्सनल टिप्पणी नहीं की, किसी के ऊपर रिलीजियस या कोई किसी के सेंटीमेंट, ये सब हमारा काम ही नहीं है। हमारा काम है हंसाना। हंसाने का मतलब प्यार बांटना, खुशियाँ बांटना। हम चाहते हैं खुशहाल भारत, खुशहाल समाज, हमारी कोशिश ये है। उस बीच भी हम थोड़े मुद्दों की बात करते हैं, जिन मुद्दों को सारे लोग समझते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। मैं उनको हास्य के माध्यम से, तो हंसने का एक बहाना भी मिल जाता है। मेरा टारगेट थोड़ी कि मैं कोई अपने उससे मैं सरकार उखाड़ दूँ, ये तोड़ दूँ, वो फोड़ दूँ, इसका ये कर दूँ। कॉमेडी में काम नहीं है। कॉमेडी में काम होता है जोड़ना, हंसाना, प्यार बांटना। और मैं चाहता हूँ हमारा देश, हमारा समाज, हमारा हिंदुस्तान सब मिलजुल के हंसता रहे, खिलखिलाता रहे, मजबूत रहे।
ये भी हमारे, वो भी हमारे, वो भी हमारे, वो भी हमारे। हम्म। ये जो बटराव, भटकाव, टकराव, बंटवारा किसी भी लेवल पे ये सब ना हो, जी जिससे हम ही कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हैं, नुकसान होता है हमारा। जी तो यही सब बातें तो हम करते हैं। जी। तो आपने कहा कॉमेडियन का काम होता है जोड़ना, तो जो जोड़ने के खिलाफ हैं और जिनका यकीन तोड़ने में है वो कॉमेडियंस के खिलाफ होंगे। कौन कॉमेडियंस के खिलाफ हैं, कौन साथ हैं, ये निर्णय मैं आप पे छोड़ता हूँ। कैसा लगा आपको शो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। राजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।